हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें एनसीईआरटी क्या रोल प्ले करती है। तो हमने क्लास 9 तक की एनसीईआरटी को देख लिया है। आज से हम क्लास 10 की एनसीईआरटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का इसका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। गाइस, ये चैप्टर बहुत लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको मैं थोड़ा दो पार्ट में इसको डिवाइड करूँगी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम आज करेंगे और सेकेंड पार्ट हम कल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको वो चैप्टर में जो ऐसे वर्ड हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे, तो पहले उन वर्ड को देखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। तो अब आप लोग जानते होंगे यूरोप क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। तो ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यूरोप एक महाद्वीप है। हमारी पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक महाद्वीप है यूरोप, ठीक है। जैसे कि हमारा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जिसके अंतर्गत हमारा भारत आता है, उसी प्रकार यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें हमने बहुत सारे देशों को देखा है, जिसमें हम फ्रांस के बारे में 9th में पढ़ चुके हैं और उसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? तो अपने देश के प्रति प्रेम होना, अपने देश के प्रति जो लगाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, ठीक है, ये हम इसमें देखेंगे। तो इसी तरीके के बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम जनमत संग्रह क्या होता है। तो जनमत संग्रह का मतलब होता है किसी मुद्दे पर जनता की राय जानना, ठीक है। कोई भी मुद्दा हुआ उस पर जनता की क्या राय है, इसको जनमत संग्रह कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम निरंकुशतावादी देखते हैं। ये एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये ऐसा व्यक्ति या संस्था होती है जिसकी शक्ति पर कोई सीमा या रोक नहीं होती है, लोगों की राय की परवाह किए बिना मनमाने ढंग से कार्य करता है। तो निरंकुशतावादी मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा ही सब कुछ होता है, वो अपनी मनमानी करता है और प्रजा की बिल्कुल भी नहीं सुनता है, ठीक है, इस तरीके से। अगला वर्ड है कल्पना आदर्श। कल्पना आदर्श को यूटोपिया भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम है यूटोपिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो ये एक ऐसा विचार है जिसमें आदर्श या अच्छी बातें इतनी अधिक होती हैं कि इनकी वास्तविक रूप से साकार होना लगभग असंभव होता है। तो जो लोग कल्पना करते हैं, ऐसी ऐसी बातें कल्पना में हम कर लेते हैं जो रियल लाइफ में होती नहीं है। आपने देखा होगा टीवीज़ में या फिल्मों में क्या होता है, जो हीरो होता है बहुत ऊपर से कूद जाता है 2-3 मंजिल से, फिर भी उसको कुछ नहीं होता। तो ये एक कल्पनावादी आदर्श ही है, ठीक है। इस तरीके की कोई रियलिटी में होता नहीं है, अगर कूद जाएगा तो वो मर ही जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। इसके बाद में राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र यानी देश के प्रति देशभक्ति की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे राष्ट्रवाद आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र क्या है? तो एक व्यक्ति थे अर्नेस्ट रेनन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है? इनके अनुसार समान नस्ल धर्म भाषा से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है जिसमें समान धर्म होगा, भाषा होगी, नस्ल होगी, वहाँ राष्ट्र का जन्म होता है। लेकिन हमारा भारत एक राष्ट्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो समान भाषा है ना समान धर्म है। यहाँ पे बहुत प्रकार के धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस प्रकार के काफ़ी सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं जिनकी अलग संस्कृति पहनावा सब कुछ अलग है। तो हमारा भारत क्या है? हमारा भारत एक राष्ट्र नहीं है, ठीक है। तो भारत क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि भारत राष्ट्र है या फिर कुछ और है, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्र राज्य क्या होता है। तो राष्ट्र राज्य किसे कहते हैं? तो ये एक ऐसा राज्य है जिसके अधिकांश नागरिक निर्जातीयता भाषा संस्कृति धर्म के आधार पर एक समान होते हैं, ठीक है। तो ऐसा राज्य होता है जिसमें सभी लोग समान संस्कृति भाषा के आधार पर बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं राष्ट्र राज्य। जैसे कि फ्रांस, आपने क्लास 9 की एनसीईआरटी में फ्रांस के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति मैंने खुद पढ़ाई है, आप उन वीडियो को जाकर देखना, ठीक है। तो उसमें हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा है। तो फ्रांस क्या था? एक शासक वहाँ पे बहुत ही बुरा था, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जो फ्रांस था वहाँ पे सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो फ्रांस क्या था? एक राष्ट्र राज्य था, यहाँ पे सभी तरीके के लोग समान भाषा धर्म जाति के लोग रहते थे। अधिकांश नागरिक फ्रांस नस्ल के थे और फ्रांस भाषा ही बोलते थे, ठीक है। तो फ्रांस में जो लोग थे पूरे फ्रांसीसी थे, वहाँ पे सब लोग फ्रांस ही बोलते थे, ठीक है। तो फ्रांस क्या है? एक राष्ट्र राज्य है।
इसके बाद अगला है बहुराष्ट्रीय वंशानुगत साम्राज्य। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो बहुराष्ट्रीय वंशानुगत साम्राज्य क्या है? तो ये ऐसे राज्य होते हैं जिनमें रहने वाले नागरिक अलग अलग नस्लों के, धर्मों के होते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे धर्म जिसमें अलग अलग तरीके के नागरिक रहते हैं, अलग धर्म होते हैं, नस्ल होती है, सब लोग अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय साम्राज्य। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी का हैब्सबर्ग जो साम्राज्य है वो वंशानुगत साम्राज्य है। ठीक है, कैसा है? वंशानुगत, यानी कि उनका वंश के अनुसार साम्राज्य चलता है। इसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ, बहुराष्ट्रीय साम्राज्य में हमारा भारत भी आता है, क्योंकि भारत में आपको बहुत प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उनका पहनावा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पोशाक, सब कुछ क्या है? बहुत अलग है। तो भारत क्या है? एक बहुराष्ट्रीय देश है। ठीक है, इसके बाद में आता है उदारवादी। उदारवादी किसे कहते हैं? तो उदारवादी जिसका अर्थ है आज़ादी। उदारवादी का अर्थ होता है आज़ादी। ठीक है, उदारवादी लोग तर्ज, बदलाव और विकास को प्रोत्साहित देते हैं। ये लोग विकास को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी किसे कहते हैं? तो ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्था और रिवाजों पर जोर देती है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देती है, उसको बोलते हैं रूढ़िवादी। ठीक है, इसके बाद में आता है नारीवाद। नारीवाद क्या होता है? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। अब देखते हैं विचारधारा। विचारधारा क्या होती है? तो एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाली विचारों का समूह ही विचारधारा कहलाता है। ठीक है, तो एक खास प्रकार की जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण होता है उसको जो इंगित करती है एक ऐसी विचारधारा, जो विचारों का समूह होता है, उसको हम विचारधारा कहते हैं। इसके बाद में क्रांतिकारी। क्रांतिकारी कौन होते हैं? तो ये अस्थापित परंपराओं, संस्थाओं, विचारों और शासन को एक झटके में बदलने का प्रयास करते हैं और इसके लिए ये हिंसा का, धमकी, मृत्यु आदि भी करते हैं। ये लोग हिंसा का प्रयोग करते हैं, मारने से भी नहीं डरते हैं। ये अपनी मनमानी, यानी कि अपनी जो इनकी इच्छा होती है उनको पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको बोलते हैं क्रांतिकारी। ठीक है, जैसे कि मैजनी और गैरीबोल्ड, ये कौन थे? ये क्रांतिकारी लोग थे। ठीक है, इसके बाद में आता है यूरोप। यूरोप एक महादेश है। ठीक है, अब महादेश का मतलब होता है महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप मतलब होता है महाद्वीप। ठीक है, महादेश। तो दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है। कितने? दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। पहला है एशिया महाद्वीप, जिसमें 48 देश आते हैं। ठीक है, और हमारा जो भारत है वो भी इसी महाद्वीप में आता है और यही सबसे बड़ा महाद्वीप है, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड है अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें 54 देश आते हैं। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें 23 देश आते हैं। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जिसमें 12 देश आते हैं। ठीक है, इसके बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप है, जिसमें एक भी देश नहीं है, यहाँ से पानी पानी है। इसके बाद यूरोप महाद्वीप है, जिसमें 44 देश आते हैं। और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसमें 14 देश आते हैं और ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत आता है और सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। ठीक है, इसी के तरीके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसमें 14 देश आते हैं। ठीक है, इस तरीके से कितने महाद्वीप हुए? 7 महाद्वीप। आपको पता होना चाहिए कि जो विश्व है हमारा, दुनिया है, उसमें कुल 7 महाद्वीप है और इसी 7 महाद्वीप के अंदर जितने भी देश हैं उनमें भारत में और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में महासागर की बात आती है। पृथ्वी पर 2 तो चीज़ें ही हैं, एक थल है और एक जल है। तो थल के बारे में बात कर ली, अब जल के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी पर 5 महासागर है। कितने? 5 महासागर हैं। पहला है प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर। ठीक है, और हमारा 5वां बचता है आर्कटिक महासागर, ये सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, तो महासागर में जब पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। इसी प्रकार अगर महाद्वीप की पूछे तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? फ्रांस में, 1789 में। ये डेट याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद में हम एक चित्रकार के बारे में देखते हैं।
ये एक फ्रांसीसी चित्रकार थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियू। क्या नाम था? फ्रेडरिक सोरियू। इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेडरिक सोरियू द्वारा 1848 में तैयार किए गए 4 चित्रों की एक श्रृंखला है, जिसका पहला चित्र हमें बुक में पहले पेज पर देखने को मिलता है। जब हम बुक खोलते हैं तो जो चित्र दिखाई देता है उसमें जनता होती है और एक मूर्ति बनी होती है। उस मूर्ति में क्या होता है, उस मूर्ति के हाथ में एक तो मशाल होती है, ठीक है, और एक होता है घोषणा पत्र, जिसको नागरिकों का घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है। तो जो मूर्ति है उसको स्वतंत्रता की देवी के रूप में दर्शाया गया है, आपने देखा होगा बुक में। तो वो जो चित्र है जो इन्होंने बनाया है, फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सोरियो ने उनको बनाया है, ठीक है, इन 4 चित्रों को, जिसमें से पहला चित्र वो था। इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के सभी आयु और सभी वर्गों के स्त्री पुरुष को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो चित्र है इसमें सभी उम्र के व्यक्ति हैं, उम्र में स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो, कुछ भी हो, सारे के सारे उसमें दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दिखाया गया है कि वो आज़ादी के लिए किस तरीके से लाइन में लगे हैं और उस स्वतंत्रता की देवी की परिक्रमा कर रहे हैं। उनके हाथ में झंडा है और पोशाक भी वो पहने हुए हैं, जिससे उनके देश का पता चल रहा है कि वो किस देश के हैं, उनके झंडे से और उनकी पोशाक से। इसके बाद में स्वतंत्रता के विचार को महिला की छवि के रूप में दर्शाया गया है। स्वतंत्रता का जो विचार है उसको महिला की छवि के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है, जिसमें एक हाथ में ज्ञान की मशाल है और एक हाथ में तो ज्ञान की मशाल है, दूसरे हाथ में मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में इस चित्र में विश्व के अलग अलग देशों से आए हुए लोगों की पहचान उनके झंडे से और उनकी पोशाक से हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने जो झंडा हाथ में लिया हुआ है और उन्होंने जो कपड़े पहने हैं, पोशाक पहनी है, उससे पता चल रहा है कि वो किस देश के हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, आप देख लेना। इसके बाद में जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रेलिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ये जो लाइन में लोग हैं वो अपने अपने देश के नाम हैं, ये कि इन देश के लोग वहाँ पे लगे हुए हैं लाइन में। इसके बाद में हम देखते हैं यूरोप में किस तरीके से विकास हुआ है राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास यानी कि क्रम के अनुसार यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ है। सबसे पहले तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, ठीक है। इसके बाद नागरिक संहिता आई थी 1804 में। कब आई थी? 1804 में नागरिक संहिता आई थी। इसके बाद में वियना की संधि होती है, ये भी संधि होती है। इस संधि में बहुत, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 1815 में होती है। उदारवादियों की क्रांति होती है इसके बाद 1848 में। फिर जर्मनी का एकीकरण होता है 1866 से लेकर 1871 के बीच में, और इटली का एकीकरण होता है 1859 से लेकर 1759, ठीक है, इस तरीके से 71 तक है। तो ये कुछ सन हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं और इनको याद रख लेना, ठीक है। नागरिक संहिता को ही नेपोलियन संहिता कहते हैं। जो नेपोलियन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 9th में हमने पढ़ा था नेपोलियन बोनापार्ट, उसी के बारे में। जाहिर सी बात है कि जो भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था उसी का हम आगे पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो ये क्लास 10th में वही है जो क्लास 9th में हमने पढ़ा था, बस इसको थोड़ा और डीपली यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो 9th और 10th के एनसीईआरटी में वर्ल्ड हिस्ट्री सिखाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो आप इसको देखोगे तो हमें पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा था, कैसे कैसे क्या हुआ, और हमारे भारत में भी फिर हम आगे जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो उससे पहले फ्रांस में लोग उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। गाइस वैसे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और ज़्यादा टाइम तक देखते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता ज़्यादा पढ़ने का, इसलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर कल हम आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पर पहली बार आया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे मैं उतनी ही जल्दी वीडियो लेके आऊँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। आप जैसी वीडियो बोलते हो मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ। इसके बाद हम लुसेंट को भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जितनी जल्दी क्लास 10th का होगा हमारा, उसके बाद 11 12 तो डायरेक्ट लुसेंट को हम फिर कवर करेंगे, ठीक है। उसमें हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बहुत से भी बड़े वाले नोट्स हैं जो ज़्यादा गहराई में और डीपली हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।